दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल सनसनी कहानियों पर। इस चैनल की विशेषता ये है कि आपको इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ सच्ची घटनाएं ही सुनाई जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सच्ची घटना पर। मैं अपने सम्मिलित परिवार के साथ गांव में रहता था। मेरा परिवार सम्मिलित था, जिसमें हमारे दादाजी, दादी जी, माँ बापू जी, चाचा चाची, बुआ, चचेरे भाई बहन, सारे लोग एक ही मकान में हम साथ साथ रहते थे। बड़ा अच्छा माहौल होता था गांव का, बशर्ते गांव में आधुनिक सुविधाओं का पूर्णतया अभाव था। न सड़कें थी, न बिजली थी, न आधुनिक खेलकूद के कोई साधन उपलब्ध थे। लेकिन गांव में एक दूसरे के परस्पर सहयोग से लोग उन अपनी समस्याओं का निदान भी निकालते थे। पूरा गांव एक परिवार की तरह होता था। बात तकरीबन आज के 40-42 साल पहले की है। 1981 की जनवरी की सर्द भरी रात थी और मैं अपने मौसा मौसी के यहाँ से, जो कि लखनऊ में मेरे मौसा रेलवे में नौकरी करते थे, मैं उनके यहाँ घूमने गया था। मेरा मौसेरा भाई विनोद, जो कि मेरे ही हम उम्र का था, उससे मेरी बहुत ज़्यादा पटती थी। वो मेरा मौसेरा भाई कम, दोस्त अधिक था। तो कभी कभार जब भी समय मिलता था, हम अपने मौसी के यहाँ ज़रूर जाते थे और अपनी छुट्टियों का समय हम वहीं पर गुजारते थे। हफ्तों गुजर गया, आने का मन तो मेरा नहीं कह रहा था गांव, क्योंकि कहाँ शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सिनेमा हॉल, चारों तरफ लाइट, मनोरंजन के साधन, जो कि हमारे गांव में एक सपने के समान था। लेकिन हफ्तों बीत गया था, मुझे गांव आना था। मेरा भी स्कूल खुला था, पढ़ाई का नुकसान न हो, ये सोच समझ करके, और माँ बाप का डर भी बहुत होता था। मैंने अपने मौसा जी से कहा कि मुझे मौसा जी आप बस में बैठा दीजिए, मैं अपने गांव के करीब उतर जाऊंगा और वहां से पैदल चला जाऊंगा अपने घर। क्योंकि तब कोई फोन या मोबाइल जैसी सुविधाएं होती नहीं थी कि मैं फ़ोन कर देता घर पे, मैं आ रहा हूँ। देर सबेर अगर होता तो मेरे घर वाले मुझको लेने आ जाते। इस तरह की कोई सुविधाएं थी नहीं। समय ज़्यादा हो गया था, लेकिन मुझे आना ही था। पिताजी बोले थे कि हफ्ते भर में चले आना, तो इसलिए मैंने मौसा जी से जिद किया कि मौसा जी आप मुझे हमारे गांव की तरफ जाने वाली बस पे बैठा दीजिए। मेरी जिद के आगे मेरे मौसा जी हमको बस पकड़ाने के लिए बस अड्डे पे ले आए। मेरे साथ मेरा मौसेरा भाई विनोद भी था, जो वाकई में मेरे गांव आने से बहुत दुखी हो गया था। मौसा जी ने मुझे टिकट कटा करके दे दिया और बस की एक सीट पर बैठा दिया। मैं बस पे बैठा हुआ चला आ रहा था, लेकिन लखनऊ में मौसी जी के यहाँ बिताए हुए हर लम्हे मुझे बहुत याद आ रहे थे। क्योंकि मैं वहाँ जब भी जितने दिन था
मौसा और मौसी ने मेरी देखभाल बहुत अच्छे से की। मुझे तरह तरह के खाने, नाश्ते, घुमाने ले गए। वो सब चीज़ें मुझे बहुत याद आ रही थी। अच्छा, पुराने ज़माने में आपस में प्रेम भी बहुत होता था, लोग संबंधों को तवज्जो देते थे। आज के दौर की तरह नहीं कि स्वार्थ के संबंध हों, रिश्ते एकांगी होते जाएं, ऐसा कोई कुछ नहीं था। लोगों की आंखों में प्यार दिखता था। बशर्ते मैं घर की ओर चला आ रहा था बस से। तकरीबन 10-15 किलोमीटर हमारे गांव की तरफ जाने वाली जो रोड चौराहा था, जहां से मैं उतरता था, 15 किलोमीटर के अबव रहा होगा, तभी बस में अचानक कोई तकनीकी खराबी हुई और बस बंद हो गई। सब लोग परेशान, समय ज़्यादा हो रहा था, सर्द की रात थी। 6 बजे शाम तक धूप अंधेरा हो जाता था। हर सवारियों को यही चिंता थी कि अगर यार बस में क्या दिक्कत हो गई, अब हम घर कैसे पहुँचेंगे। लोगों को घर पहुँचने की जल्दी थी। सब लोगों ने एक साथ ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर साहब क्या हो गया बस में, बस आपने क्यों रोक दी। ड्राइवर बड़े निराश भाव से बोला, हमें यार भाई बस में कोई तकनीकी खराबी हो गई है, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करिए आप लोग, अगर किसी को कोई साधन मिलता है तो आप लोग भाई जा सकते हैं, जो किराए का पैसा है मुझसे वापस ले लीजिए, और जो लोग नहीं जा सकते वो बैठिए, इंतज़ार करिए। मैं कोशिश करता हूँ बस में सुधार का बन जाए बस, फिर आप लोगों को मैं पहुँचाऊँगा। मैं भी मजबूर, डर भी लग रहा था कि अगर रात हो गई मैं गांव कैसे जाऊंगा। हमारे गांव और मेन सड़क के बीच में तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ती थी। उसके बीच में एक बाग था जो बड़ा भयावह, पुराने बड़े बड़े वृक्षों से भरा लदा बाग था जो बड़ा भयावह लगता था। मुझे उसी की चिंता सताती थी कि रात हो गया तो मैं उसको क्रॉस कैसे करूँगा। फिलहाल मैं बढ़ता क्या न करता, इंतज़ार करने लगा बस के ठीक होने का। लखनऊ से बस तो चली थी ठसाठस भरी हुई, लेकिन रास्ते में स्टॉपेज आते गए, लोग उतरते गए, सवारियां कम होती गई। अब तकरीबन बस में 10 या 15 लोग ही बचे थे, जो मेरे ही गांव के आसपास के लोग रहे होंगे। सब मजबूर बस के ठीक होने का इंतज़ार करने लगे। 2-4 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद कमी बेशी दूर हुई, बस चलने के लिए तैयार हो गई। ड्राइवर ने कहा, भाई अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए और आगे का रास्ता तय करते हैं। ठीक है, बस चलती गई, लेकिन इस बीच तमाम आशंकाओं ने मेरे मन को एकदम उधेड़ बुन में लगा दिया। बस वही डर कि यार रात के 9:30 बज रहे हैं, अभी आधे घंटे और कम से कम बस पे बैठना है, उसके बाद मैं कैसे रास्ता पार करूँगा। फिलहाल मेरा स्टॉप आ गया, मैं उतर गया। मेरे साथ 3-4 लोग और उतरे, लेकिन वो अलग गांव के थे, उन्होंने अपनी अलग राह ली। अब मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पूरा का पूरा इलाका धूप अंधेरे में घिरा हुआ था, धूप अंधेरा चारों तरफ। उसके अलावा तेजी से ठंडी ठंडी हवाएं, जनवरी का महीना, ठंडी ठंडी हवाएं, कोहरों, पूरे क्षेत्र में, पूरे वातावरण में कोहरा ने अपना राज कायम कर लिया था। अब मैं क्या करता, मजबूरी थी। न जहाँ बस पे उतरा था वहाँ रुकने की कोई व्यवस्था थी। 2-1 दुकानें वहाँ पे थी मेन रोड पे जहाँ चौराहा मेरा बनता था, लेकिन वो भी झुग्गी झोपड़ी थी। सब 5-6 बजे ये बंद करके अपने अपने घर चले जाते थे सारे दुकानदार। अब दिक्कत इस बात की थी कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। थक हार करके मैंने भगवान का नाम लिया और अपने गांव के रास्ते पर खेत खलिहान मेड़ डांड के बीच से आगे बढ़ने लगा। डर कई तरह के थे। उस समय चोर डाकुओं का डर होता था,
जंगली जानवरों का डर होता था, भूत प्रेतों का भी डर होता था। किस्सा कहानियों में ये सब सुनते आया था। तरह तरह की आशंकाएं मन में घर कर रही थी, लेकिन करता क्या, मैं आगे बढ़ता ही गया, मैं आगे बढ़ता ही गया। तकरीबन 2 किलोमीटर के लगभग गांव बाकी रहा होगा रास्ता। उसके पहले एक बहुत बड़ी बाग पड़ती थी, पुरानी बाग, जिसके बारे में घर परिवार में, गांव में कभी न कभी कुछ न कुछ चर्चाएं होती थी कि उसमें चुड़ैल का वास है, उसमें भूतों का वास है, इस तरह से चर्चा होती थी। लेकिन मैं काफ़ी निडर और साहसी था और मैं इन सब बातों पे भरोसा नहीं करता था। मुझे असल डर केवल चोर डाकुओं और जंगली जानवरों का था। फिलहाल दिन में भी लोग उस बाग में बगैर किसी बहुत आवश्यक जरूरत के और 2-4 लोगों को साथ लेके नहीं प्रवेश करता था। वो बाग सामने पड़ गई। तमाम तरह की आशंकाएं दिमाग में घर कर रही थी। मैं बहुत परेशान हो था, लेकिन आगे बढ़ने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं बाग के तकरीबन 10 मीटर पहले ही बढ़ रहा था, तभी अचानक कुछ ऐसा दृश्य मैंने देखा कि मेरा पैर वहीं का वहीं जाम हो गया, शरीर से खून सूख गया, मेरे रोए रोए खड़े हो गए। मैंने देखा कि बाग के एक ओर कुछ लोग बैठे जैसे बीड़ी या हुक्का पी रहे हों, जैसे जुगनू जलता है, ऐसे रह रह के प्रकाश होता था। तब मैंने गौर किया कि वो लोग आपस में कुछ बात भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा न हिंदी थी, न अंग्रेजी थी, न उर्दू थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग बात क्या कर रहे हैं, लेकिन बात करने का तरीका उनकी आवाज़ नाक के छोर से आती थी। कुछ नानू नीनू नान ऐसे करते हुए बात कर रहे थे आपस में, और ही हंस रहे थे। मुझे लगा कि मैं कहीं कंफ्यूज हूँ या मैं आंखों के सामने जो देख रहा हूँ कहीं वो सपना तो नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं वहीं ठिठक गया ही था, क्योंकि मेरे पैर जहाँ के तहाँ जाम पड़ गए थे, शरीर पत्थर जैसा हो गया था, आंखें टिकी थी। मैं परेशान, थोड़ा स्थिर हुआ। उनकी आवाज़ मुझे स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी, लेकिन वो क्या बोल रहे थे ये नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन उनकी आवाज़ों से कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जो डर पैदा कर रहा था। फिलहाल मैं भी अंधेरे में था, धूप अंधेरा था ही। मैं वहीं स्थिर था, लेकिन मैंने अपने बचाव के लिए सोचा कि अगर ये चोर डाकू भी होंगे और मेरी आहट पाके मुझको पकड़ लेंगे और हो सकता है मुझे मार ही डालें, जो कुछ लिया हूँ उसको भी छीन लेंगे, और मूड की बात है हो सकता है मुझे मार ही दें। इसलिए गेहूं के खेत में, जो कि फसल काफ़ी बढ़ गई थी, उसी में मैं छुप करके बैठ गया और भगवान का नाम लेने लगा कि हे भगवान मुझे बचा लो, आज के बाद कभी रात बिरात मैं नहीं चलूँगा। मुझे बहुत पछतावा हो रहा था। मेरे मौसा रोक रहे थे कि समय ज़्यादा हो गया है, 12 तो वहीं बज गए थे लखनऊ में, मैंने चलने में देरी कर दी। मुझे बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन मैं करता क्या, जो हो चुका था। अब तो केवल आगे जो होने वाला था उसका डर मेरे ऊपर हावी था। मैं वहीं गेहूं के खेत में बैठ गया, जिससे और ठंड विकराल लगने लगी। बशर्ते मैंने अपने थैले में जितने कपड़े लिए थे सबको अपने ऊपर उससे अपने आप को ढक लिए और
बस उसी में बैठ करके आगे क्या करूं यही सोचने लगा और मेरी निगाह उन्हीं 4-6 लोगों पर टिकी हुई थी। तभी मैंने देखा तकरीबन 5 मिनट बाद उस बाग में आग जलने लगी। आग जल रही थी तो प्रकाश फैल गया बाग में और मैं बड़े ध्यान से देखने लगा कि उस आग के चारों तरफ लगभग 8-10 लोग नाच रहे थे, लेकिन वो नाचने वाले लोग सामान्य नहीं थे। उसमें से मैंने ध्यान से दिया तो देखा कि कुछ धड़ नाच रहे थे जिनके सर ही नहीं था, कुछ बिना पैर के नाच रहे थे, कुछ केवल सर थे जो हवा में ऊपर से आग के चारों तरफ हंस रहे थे। अरे बाप रे बाप, ये क्या है? ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हुआ क्या है? ये कौन लोग हैं? कहां से आए हैं? अरे राम 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 राम, बस हनुमान जी का नाम लेने लगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो भी मैं भूला जा रहा था। मुझे पता ही नहीं था मैं कौन हूं, मैं अपने आप को भूल गया। ये क्या हो रहा है? और नाचते नाचते वो लोग आपस में बड़े जोरों से हंसते, अरे वो डरावनी आवाज, बाप रे बाप, कौन रही थी आंखों से? मैं क्या देख रहा हूं? परमात्मा, कानों तक वो आवाजें आती, सिहरन पैदा करती। वो जो 6-7 थे वो 10-12 हो गए थोड़ी देर में। उसमें से कुछ लोग कुश्ती लड़ने लगे आपस में। सबसे बड़ा ताज्जुब तो ये हो रहा था कि 2 आदमी आपस में लड़ रहे थे और एक आदमी ने आग में उठा के दूसरे को फेंक दिया धड़ को। थोड़ी देर बाद हंसते हुए वो फिर निकल आए। क्या था ये? मैंने भूत प्रेतों की कहानियां तो सुनी थी, दादा जिद करता था सुनाने को, बड़ा रोमांच होता था, लेकिन मुझे क्या पता कि ये ऐसा दिन भी मुझे देखने को मिलेगा। मुझे नहीं पता था कि मैं कौन हूं। मैं भूल गया, मैं जम गया, मैं पत्थर हो गया। क्या वाकई में भूत होते हैं? मैं काफी निडर था, साहसी था, नहीं मानता था, लेकिन मेरे आंखों के सामने जो हो रहा था उसको मैं कैसे झुठला सकता हूं? बाप रे बाप, इतना डरावना दृश्य, बाप रे बाप, बाप रे बाप, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या रहा है। तभी 10 मिनट के अंतराल पे देखता हूं कि एक सफेद कपड़ों में लिपटी हुई कुछ महिलाएं वहां पहुंच रही हैं, जो भैंसे पे बैठी हुई थी। काले काले भैंसे, वो चल नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रहे थे। वो आई, वो खाने के लिए कुछ ली हुई थी हाथों में, जिसको देख के सब लोग हू करते हुए उस पर झपट पड़े और सब लोग नोच नोच के उसमें, जैसे कुछ तो जीवित मुर्गे थे जिसको नोच नोच के खाने लगे, कुछ और खाने की चीजें स्पष्ट नहीं मैं देख पा रहा था। सब खाते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ के डांस करने लगे और वो डांस करते करते इतनी बुरी तरह हंस रहे थे कि मुझे बेहोशी आ गई। मैं समझ ही नहीं पाया और जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने गांव से दूर कस्बे में बनी सरकारी हॉस्पिटल की एक बेड पर अपने आप को पाया। सारे गांव के लोग, मेरे परिवार के लोग, मेरी माँ, मेरी दादी, गांव के मुखिया,
सब अवाक हमको निहार रहे थे। उनकी आंखों में केवल एक ही प्रश्न था, बड़ा आश्चर्य जैसा भाव था चेहरे पे, कि तुम लखनऊ गए थे, आए कब? गेहूं के खेत में हमको पड़े हुए कैसे मिले? सुबह पहले गांव में लोग लोटा लेकर के खुले मैदान में खेतों में शौच के लिए सुबह जाते थे। उसी में से मुखिया का लड़का, जिसका खेत था, जिसमें मैं छुप करके बैठा था, वो शौच करने गया और उसने मुझको वहाँ गिरा हुआ पाया। गांव में हल्ला मच गई, सब लोग मुझे चारपाई पे लाद के हॉस्पिटल ले गए, ऐसा उन लोगों ने मुझको बताया। और सब यही आश्चर्य में थे कि मैं वहाँ कैसे। मैं बताना तो सारी घटना के बारे में चाहता था, लेकिन मेरे मुख से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं डर के साए में एकदम से डूबा हुआ था। कुछ बताने की कोशिश करता तो एकदम थरथराहट शरीर से हो जाती। मुझे इस डर से उबरने में कम से कम 6 महीने का समय लगा। मेरे परिवार वालों ने मेरा बहुत साथ दिया। 6 महीने तक मैं कभी अकेला 1 सेकंड के लिए मैं बैठ नहीं पाता था। मैं कहीं भी जाता था तो 2 लोग मेरे साथ रहते थे। मेरे शरीर में थरथराहट पैदा हो जाती थी। आज 42 साल पहले की उस घटना को याद करता हूँ, तब भी मैं अकेले नहीं बैठ पाता। इतना खौफनाक मंजर, इतना डरावना मंजर। लोगों के बीच मैं बैठता हूँ आज भी तो लोग कहते हैं भूत प्रेत सब वहम है, लेकिन मैं बड़े विश्वास और भरोसे के साथ अपने साथ बीती हुई घटना को उनसे साझा करता हूँ और कहता हूँ कि नहीं, भूत भी हैं, प्रेत भी हैं, निशाचर भी हैं, चुड़ैल भी हैं। ये 84 लाख तरह की जो योनियां हैं, उसमें ये योनियां भी हैं। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। आपने मेरी कहानी सुनी, आप इस बात पे यकीन करिए कि ये योनियां होती हैं, होती हैं, होती हैं। जय राम जी।